नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका 3rd चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। पहले वाले वीडियो के अंदर 3rd चैप्टर जो था उसके अंदर मैंने सेनापति जो कवि है उसका परिचय और उसका जो पहला कवित है उसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनके जो बाकी के कवित बचे हुए हैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरे नंबर का जो कवित है बच्चों, इसके अंदर उन्होंने श्लेष अलंकार से ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों ऋतुओं का एक साथ वर्णन किया है। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां मैंने इस चैप्टर की पूरी भूमिका बना करके बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये आगे के पद भी समझ में आएंगे, क्योंकि मैं आगे से शुरू कर रहा हूं, इसलिए आपको पिछली बातें भी जानना बहुत जरूरी है। पहले वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर का जो कवित है। इसके अंदर उन्होंने श्लेष अलंकार के द्वारा, किसके द्वारा? श्लेष अलंकार के द्वारा गर्मी और वर्षा ऋतु यानी कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों कि हमें यह समझ में आए कि श्लेष अलंकार है क्या। ठीक है, श्लेष अलंकार है क्या बच्चों? श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम 2 अर्थ निकलते हों या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। वापिस सुन लीजिए, जैसे ये काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों में या तो कोई एक शब्द ऐसा हो जिसके 2 अर्थ निकलते हो या एक से अधिक ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके 2 अर्थ निकलते हो या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए जब हम लोग इसका अनुवाद करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये जलई शब्द है, इस जलई शब्द का जो है एक अर्थ तो होता है जलन और एक अर्थ होता है जल राशि, यानी कि पानी के बारे में बात हो रही है, जल राशि। भाई वर्षा ऋतु आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? पानी का प्रयोग करेंगे, जल राशि। और जब गर्मी की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जलन, यानी कि लू की। किसकी बात करेंगे? लू की बात करेंगे। तो इसमें एक शब्द ऐसा है जिसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द निकलेंगे। एक ये शब्द है महाझर। क्या है? महाझर। अब महाझर के अंदर एक तो है अत्यधिक झड़ी, यानी कि बारिश जो है अत्यधिक ज्यादा बारिश होने लगी, और एक क्या हो गई? अत्यधिक जो है गर्मी हो गई। अत्यधिक क्या हो गई? गर्मी हो गई। ऐसे ये जो भादव शब्द है, इस भादव शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक तो भादो का महीना, भादव शब्द का अर्थ क्या है? एक तो भादो का महीना, ठीक है, और एक जो होता है इसका अर्थ होता है दाव अग्नि। क्या होता है बच्चों? दाव अग्नि। अब ये जो दाव अग्नि है इसका मतलब क्या है कि जंगल में जब अग्नि लगती है उसे बोलते हैं हम दाव अग्नि। आप देखते हो जंगल में जब आग लगती है तो पूरा का पूरा जंगल जो है भस्म हो जाता है और उस जंगल की आग से इतनी गर्मी पैदा होती है कि आसपास भी वहां नहीं जाया जा सकता। तो दाव अग्नि और भादो का महीना, यानी कि इसके 2 अर्थ हैं। भादव शब्द के एक तो दाव अग्नि और एक भादो का महीना, 2 अर्थ हो गए। ठीक है, ऐसे ये जो जलद शब्द है, इस जलद शब्द का एक अर्थ तो क्या है आप सब जानते हो, जलद का मतलब मेघ होता है, यानी कि जल को देने वाला, और एक जो होता है जलद यानी कि इसका अर्थ भी जल होता है, पानी होता है। पवन तन से, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 ऐसे शब्द आ गए। ऐसे तरनी जो शब्द है इसका एक अर्थ तो होता है सूर्य और एक होता है इसका अर्थ नाव, यानी कि नौका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहां पर ग्रीष्म विषम। अब ये जो विषम है इसका अर्थ एक तो क्या होता है? भयंकर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? विषम, यानी कि प्रतिकूल होता है। तो इस तरह से अपन देखिए क्या कहने का मतलब निकल रहा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में या तो कोई एक शब्द ऐसा हो जिसके 2 अर्थ निकलते हो या एक से अधिक शब्द भी ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 अर्थ निकलते हो या अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो वापिस से सुनिएगा बच्चों, क्या कह रहे हैं अपन कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक शब्द ऐसे हों जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है?
श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि ये जो दूसरे नंबर का कवित हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार के द्वारा गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का एक साथ वर्णन किया है, दोनों ऋतुओं का एक साथ वर्णन किया है। और जो कवि सेनापति हैं उनका अगर कोई प्रिय अलंकार है तो वो श्लेष अलंकार ही, श्लेष अलंकार जो है कवि सेनापति का प्रिय अलंकार है। और इन्होंने श्लेष अलंकार में और भी कई प्रसंग हैं जिनका वर्णन वहां पर इन्होंने की है। इनकी दो रचनाएं हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर। जो काव्य कल्पद्रुम है वो वर्तमान समय में अनुपलब्ध है, लेकिन जो कवित रत्नाकर है वह अभी प्राप्त है। और उस कवित रत्नाकर से ही कवि सेनापति का जीवन परिचय के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो उनकी उसी रचना से प्राप्त होती है। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वापिस सुनिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, देखी छिति अंबर जलई है चारों ओर छोर, तिन सरबर तिन तरबर सबही को रूप हरे लियो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखी छिति, छिति का मतलब होता है धरती, छिति का मतलब क्या होता है धरती, और अंबर का मतलब क्या होता है आकाश, ठीक है। धरती और आकाश में हर तरफ, अब देखो पहले आप चीज गर्मी के रूप का वर्णन करो, एक एक ऋतु का वर्णन करेंगे। तो अपन जैसे पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बात करेंगे तो वहां किस रूप में इसको याद रखना है, और जब इसे वर्षा ऋतु के रूप में याद रखेंगे तो उसको किस रूप में आपको पढ़ना है। तो दोनों ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इस पद का क्या कर रहे हैं, हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि देखई छिति अंबर जलई है चारों ओर छोर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कवि सेनापति। इस पद में पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए क्या बता रहे हैं कि धरती और आकाश के और छोर, यानी कि चारों तरफ, धरती और आकाश के और छोर तक, धरती और आकाश के चारों ओर जलन है, यानी कि क्या है गर्मी, गर्मी का तेज प्रभाव है, जलन है, जल रहा है। और उस भीषण गर्मी की जलन से जो तरुबर है, तरुबर का मतलब होता है वृक्ष, तरुबर का मतलब क्या होता है वृक्ष, सबही को रूप हरऊ है। और उस भीषण गर्मी के कारण से बड़े बड़े वृक्ष पेड़ पौधे जो हैं सूख गए हैं, अर्थात उनकी हरियाली को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है गर्मी ने, अत्यधिक जलन ने, तपन ने क्या कर दिया है, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनको सुखाकर और उनकी हरियाली को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अर्थात उनके सभी को रूप हरे, उन सब का क्या कर लिया है, तीन मतलब उन वृक्षों के सभी रूपों को क्या कर लिया है, हर लिया है, अर्थात समाप्त कर लिया है। महाजर लागई ज्योति दाव, यानी कि भादव की होती चले। और इस महाजर मतलब अत्यधिक गर्मी के कारण, इस भीषण तपन के कारण से मानो, और भीषण गर्मी के कारण से हर तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनका रूप क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। सारे प्राणियों का जो है मन जो है सूख गया है। दाव अग्नि की होती, यानी कि जो दाव अग्नि की तरह जो वृक्ष हैं वो जल गए हैं, अर्थात उनका रूप क्या हो गया, एक तरह से समाप्त हो गया है। और जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और जलद यानी कि मेघ, जलद का मतलब क्या है कि उस भीषण गर्मी का प्रभाव इतना तेज है कि जो जल को देने वाले जो बादल हैं उस भीषण गर्मी के कारण से वो भी कहीं क्या हो गए, छुप गए हैं। और वो भी मानो पवन तन, यानी कि एक ठंडी हवा को सेकना चाहते हैं, शीतल हवा को जो है वो सेकना चाहते हैं, अर्थात उनकी मन की ये इच्छा है कि ठंडी हवा उन्हें मिले। और तरनी, यानी कि तरनी का मतलब क्या लेंगे यहां पर, सूर्य, यानी कि सूर्य की तेज भीषण जो किरणें हैं उनसे बचने के लिए नदी सुख पावे सब, नदी के जल को पीना सब चाहते हैं, सबकी अभिलाषा है कि वो नदी के जल को क्या करें, सेवन करें, उसका सेवन करें। और सीरी घन छा चाहिए चित धर्यो, और ठंडी घनी छाओं में रहने का सभी का मन करता है। चाहिए चित धर्यो, चित मतलब मन होता है, चाहिए मतलब चाहता है, सभी का मन
ठंडी घनी छांव में रहने का मन करता है। देखो चतुराऊ सेनापति की, और कवि सेनापति कहते हैं कि देखिए चतुराई कवि सेनापति की कविता रचना की, सेनापति की जो कविताओं को रचना करने की चतुराई है वो कैसी है कि उसने ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है, यानी कि यहां पर अपन लेंगे बरसात, यानी कि भीषण जो वर्षा ऋतु है उसके अंदर भी ग्रीष्म ऋतु के समान उसका क्या कर दिया, समकर्यो मतलब समान वर्णन कर दिया है। ये कवि सेनापति की कविता रचना करने की चतुराई है कि उसने भीषण वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म ऋतु के समान क्या कर दिया है, वर्णित कर दिया। अपोजिट बोलेंगे, जब हम लोग इसे ग्रीष्म ऋतु के रूप में पढ़ रहे हैं तो वर्षा ऋतु यहां से लेंगे, और जब वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे कि उसने भीषण ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा ऋतु का क्या कर दिया है, वर्णन कर दिया है। तो यहां पर ये श्लेष मतलब एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहां पर इस ढंग से यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो वापिस सुनिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में बताइए, तो आपने क्या बताना है कि कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन श्लेष अलंकार के रूप में श्लेष के द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु के अंदर धरती और आकाश में चारों ओर भीषण गर्मी व्याप्त हो जाती है, भीषण जलन व्याप्त हो जाती है, और उस भीषण गर्मी की वजह से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी हरियाली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मानो वो समाप्त हो जाती है। और अत्यधिक लू के कारण से प्राणी का जो हृदय है वो सूख जाता है, और जो दाव अग्नि की तेज तपन से सभी प्राणियों का मन क्या करता है कि जैसे जलद, यानी कि जो जलन है, यहां पर लू लेंगे कि तेज लू के प्रभाव से सभी का शरीर जो है तप जाता है, सभी प्राणियों का शरीर जो है उस तेज लू के कारण से क्या हो जाता है, तप जाता है। जलद का मतलब एक मेघ है और एक तपन लेंगे, जलन लेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर दो अर्थ हो गया, एक जलन हो गया इसका भी वापिस अर्थ, ठीक है। जो जलन का मतलब है लू, अर्थात गर्मी की लू के, पवन है ना, गर्म हवा के प्रभाव के कारण से सभी का जो तन है, शरीर है, सभी प्राणियों का जो मन है वो क्या हो गया, उससे झुलस रहा है गर्मी से एक तरह से, और सभी उस सूर्य की भीषण प्रचंड किरणों से बचने के लिए नदी के जल का क्या करना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं, और ठंडी घनी छांवों के अंदर वह उनका मन जो है रहने के लिए अभिलाषा करता है। और इस तरह कवि सेनापति की कविता रचना की चतुराई को देखो कि किस तरह उसने एक वर्षा ऋतु के अंदर भी ग्रीष्म ऋतु का क्या कर दिया है, वर्णन कर दिया है। तो ये तो क्या हुआ, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में हुआ। अगर इसी को हम लोग वर्षा ऋतु के रूप में वर्णित करेंगे तो वर्षा ऋतु के रूप में इसे किस ढंग से वर्णित करेंगे वो भी ध्यान से समझिए। तो यहां से वापस बोलेंगे कि कवि सेनापति ने यहां पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो धरती और आकाश के चारों ओर छोर तक, धरती और आकाश के ओर छोर का मतलब कोने कोने तक, मतलब धरती और आकाश के कोने कोने तक जल राशि फैल रही है, पानी पानी फैल रहा है, और इतना भीषण पानी बरसता है, जल राशि बरसती है तो उससे बाढ़ आदि आ जाती है, और बाढ़ आदि के आने से तीन सरबर सबको रूप हरियो, और बड़े बड़े वृक्ष क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, और उन वृक्षों का रूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहां पर देखिए तीन तरबर सबको रूप हरियो, यानी कि जब वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे इसके अंदर कि कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो चारों ओर धरती और आकाश जो होते हैं उसके ओर छोर तक चारों ओर जल ही जल होता है, इतना जल होता है कि वहां बाढ़ का प्रभाव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, और उससे बड़े बड़े वृक्ष जो है उखड़ जाते हैं, जिसके कारण से उनका रूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और महाझर लागव, और अत्यधिक वर्षा की झड़ी लग जाती है, अत्यधिक वर्षा की झड़ी लग जाती है। और ये वर्षा का जो क्रम है निरंतर भादों के महीने तक चलता रहता है, भादों के महीने तक क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है, वर्षा होती रहती है, और जो मेघ है यानी कि जो बादल हैं वो पवन तन सेक मानव परो, और मेघों के बारिश होने से जो ठंडी हवा है वो शरीर को क्या करती है, आकर्षित करती है, और सभी लोग नाव के अंदर
बैठ करके और नदी को पार करने में भी क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाती है, यानी कि नदी को पार नहीं कर पाते, इतनी अधिक जल राशि हो जाती है। और सीरी घन छा चाइबो चित धरे, और ठंडे घनी बादलों की छाओं में से, अब यहां पर घन का मतलब क्या लेंगे, बादल लेंगे, ठीक है। पहले लिखा था घनी छावा, अब यानी कि घने बादलों की छाया में सभी लोग घिरे रहते हैं, रहना चाहने की अभिलाषा होती है। और इस तरह देखिए कवि सेनापति की कविता रचना की चतुराई देखिए कि उसने भीषण गर्मी के अंदर भी, विषम मतलब भीषण गर्मी के अंदर भी वर्षा ऋतु का वर्णन कर दिया है। वर्षा ऋतु का क्या कर दिया, यहां पर वर्णन कर दिया है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही पद के अंदर उन्होंने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का यहां पर वर्णन किया है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी अगला हम ये पद कवित्व संख्या जो तीसरे नंबर की है इसे हम लोग और देखते हैं। इसके अंदर केवल वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। किसका किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है यहाँ पर। अब देखिए पहला जो कवि था उसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है, बसंत ऋतु को उन्होंने ऋतु राज के रूप में वर्णित किया है। दूसरा जो कवि था उसमें गर्मी और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है श्लेष अलंकार के द्वारा। और तीसरा जो कवि था उसमें केवल वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। अब देखिए दामनी दमक, अब दामनी का मतलब होता है बिजली चमकती है, दमक का मतलब क्या होता है, चमकती है। यानी कि आप तो ये समझो जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश का माहौल कैसा होता है, ठीक है ना। तो कोई गोपी है, कोई नायिका है, एक तरह से वह नायिका क्या कह रही है कि बिजली चमक रही है, सुर चाप की चमक और इंद्रधनुष की चमक। सुर चाप का मतलब क्या है, सुर का मतलब इंद्र, चाप मतलब धनुष। इंद्रधनुष की जो चमक है वो दिखाई दे रही है। और शाम का मतलब बादल होता है, अर्थात काले काले घने बादल जो हैं चारों तरफ छाए हुए हैं, घिरे हुए हैं। घटा की झमक अति घोर घनघोर है, यानी कि काले काले बादलों की घटाएं जो हैं चमक रही है, अत्यधिक घोर घनघोर घटाएं जो हैं छा रही हैं। और ऐसे माहौल में, ऐसे वर्षा ऋतु के आगमन से जो कोकिला है, कोयल है, कलापी यानी कि मोर है, कलापी का अर्थ क्या है, मोर है, उनकी कल कुंजत है जित तित। जित तित का मतलब है इधर उधर, यानी कि उनकी मधुर आवाज, उनके मधुर कूकने की जो ध्वनि है वो दिशाओं में इधर उधर गूंजती रहती है। सीकरते, अब सीकरते मतलब जो बूंदें होती हैं, बारिश की जो बूंदें होती हैं उनके शीतल समीर, यानी कि बारिश की बूंदों के कारण से ठंडी हवा का जो स्पर्श है वो महसूस हो रहा है। और सेनापति कहते हैं आवन कहियो है मन भावन सु, और कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रियतम मुझसे ये कहकर गए थे कि जब कौन, वसंत यानी कि जो वर्षा ऋतु आएगा तो उस समय वो आने की कहकर गए थे कि इस समय वो आ जाएंगे। लाग्यो तरसावन, लेकिन अब जो है विरह जुर जोरते, यानी कि विरह रूपी ज्वार, विरह रूपी जो बुखार है, पीड़ा है, वह अत्यधिक जोर से मुझे व्यथित करने लगा है, तरसाने लगा है, ठीक है। आयो सखी सावन, कि हे सखी सावन आ गया है। मदन सरसावन, यानी कि जो कामदेव हैं, यानी कि वह सरसावन यानी कि सरस, यानी कि मन को अच्छे लगने वाले जो मदन है वो नहीं आए, लेकिन सावन आ गयो है। लगयो है बरसावन सलिल चहु ओर, और चारों ओर जो है ये सावन, सलिल का मतलब है पानी, बरसावन यानी कि वर्षा करने लगा है। और ऐसी स्थिति में मेरा मन जो है अत्यधिक व्यथित हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहने का मतलब है, एक बार और ढंग से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि यहाँ पर कोई नायिका है, वह बारिश आने से, वर्षा ऋतु आने से उसका मन जो है खिल गया और वो अत्यधिक प्रसन्न हो गई। मतलब रहता है ना कि आप यहाँ पर अपन खुद भी महसूस करते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो मन कितना खिल जाता है, मन आनंदित हो जाता है। घर घर के अंदर चाय पकौड़े शुरू हो जाते हैं, लोग घूमना फिरने शुरू हो जाते हैं। तो बारिश का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है वो बड़ा ही सुहावना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई स्त्री अपने प्रियतम से, अपने पति से, अपने प्रेमी से अगर वो बिछड़ी हुई है तो वह वर्षा ऋतु का जो उल्लास है उसे आनंद देने की बजाय क्या करता है, उसके मन को
पीड़ित करता है, उसके मन को क्या करता है, व्यथित करता है। तो यहां पर इसी चीज को वर्णन कर रहे हैं कि कवि सेनापति यह बताते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा ऋतु के आगमन से वह नायिका अपने मन में अत्यधिक उत्साहित हो जाती है, मन प्रसन्नचित हो जाता है, किंतु इतने सुहावने मौसम में, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में भी जब उसका प्राण प्रिय, उसका पति उसके पास में नहीं होता है तो उसके मन का जो विरह रूपी ज्वर है, पीड़ा है, वो और अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और भी ज्यादा पीड़ित करती है। इस तरह यहां पर उन्होंने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है तथा नायिका के विरह पीड़ा उसका भी वर्णन यहां पर बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। तो वापिस से समझिए कि जब वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष की चमक दिखाई दे रही है और काले घने बादल की घनघोर घटाएं जो है आकाश में छा गई है और ऐसे प्राकृतिक परिवेश के अंदर कोयल और मोर की मधुर ध्वनि जो है इधर उधर कुहुकने लगे हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है और सीकरते शीतल समीर की झकुर, यानी कि बारिश की बूंदें जो होती हैं उनसे ठंडी हुई जो हवा है उसका स्पर्श जो है शरीर को स्पर्श कर रहा है। और कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका अपनी सखी से कहती है, आवन कहियो है मन भावनसु, यानी कि मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रियतम मुझसे कहकर गए थे कि वो इस मौसम में, इस वर्षा ऋतु में वो वापस लौट कर आ जाएंगे, लेकिन लगो तरसावन विरह जुर जोर थे, लेकिन वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, वर्षा ऋतु आ गई है, किंतु मेरे प्रियतम मन को अच्छे लगने वाले वो लौट कर नहीं आए हैं। इस तरह उनकी विरह रूपी ज्वार जो है अत्यधिक जोर से मुझे क्या कर रहा है, तरसाने लगा है, व्यथित करने लगा है, तड़पाने लगा है। आयो सखी सावन की, हे सखी सावन आ गया है, मदन सरसावन, यानी कि जो कामदेव है वह मेरे मन को क्या कर रहा है, व्यथित कर रहा है, सुशोभित कर रहा है, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आ रहे हैं। लगो है बरसावन सलिल चहु और इस समय जो इंद्रदेव है वो इस चारों ओर अपनी क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य उससे मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरे मन की जो विरह वेदना है वो और अधिक बढ़ गई है। इस तरह यहाँ पर कवि सेनापति जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो ये दो कविता आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तीसरे नंबर का और कविता है, अभी मैं उसको समझा देता हूं, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए तीसरे नंबर का जो कविता है उसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब ये चौथे नंबर का अंतिम कविता है जिसमें शिशिर ऋतु यानी कि शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यहाँ प्रसंग कैसे लिखते हैं या जो हम व्याख्या करेंगे उसमें प्रसंग लिखा जाता है तो उसमें क्या कहेंगे कि प्रस्तुत कवि सेनापति के ऋतु वर्णन से लिया गया है और इस पद के अंदर उन्होंने शिशिर ऋतु का क्या करा है, शीत ऋतु का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि शीत को प्रबल यानी कि प्रभाव सेनापति कोपी चढ़ियो दल, दल का मतलब होता है सेना, कोपी मतलब क्रोध चढ़ियो। कवि सेनापति ये कहते हैं कि शीत का जो प्रभाव है, प्रबल प्रभाव है, वह सभी के ऊपर चढ़ गया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कवि जो सेनापति हैं वो शीत ऋतु का वर्णन करते हुए बताते हैं कि शीत ऋतु की जो शक्तिशाली सेना है वो कोप चढ़ियो यानी कि एक तरह से क्रोधित होकर के और सभी के ऊपर क्या कर रही है, अपनी चढ़ाई कर रही है। यानी कि जब सेना युद्ध लड़ने के लिए जाती है तो अपने शत्रुओं के ऊपर वो चढ़ाई करती है, तो कहने का मतलब उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो शीत ऋतु के अंदर सर्दी का जो है, शीत का अत्यधिक प्रभाव होता है, मानो वह सभी के ऊपर शीत ऋतु रूपी जो सेना है वो सभी के ऊपर क्या कर रही है, अपनी चढ़ाई कर रही है। और उस शीत ऋतु की जो शक्तिशाली सेना है उसके कारण से निभल अनल जो अग्नि है, अनल का मतलब क्या है, अग्नि है, वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। गयो सूर्य सियराई और जो सूर्य है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अर्थात सूर्य की तेज गर्मी भी उस शीत ऋतु के प्रभाव के कारण से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और हिम के समीर यानी कि शीत ऋतु के अंदर बर्फ की जो बर्फीली हवा चलती है वो ऐसे चलती है, तेई बरसे
विषम तीर, मानो वह अपने पैने नोकदार तीरों की क्या कर रही है, बारिश कर रही है, वर्षा कर रही है, यानी कि बर्फीली तेज हवा चल रही है। वो बर्फीली तेज हवा जो है शीत ऋतु की, वो ऐसे लगती है मानो जो शीत ऋतु रूपी जो सेना है वो अपने नुकीले तीरों से सभी के ऊपर क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है। रहियो गरम भवन कोनन में जाई के, और जो गर्म हवा है, गर्म का मतलब जो गर्म हवा है वो भी भवन मतलब भवन, यानी कि भवन यानी कि घर के कोनों में जाकर के क्या हो गई है, छिप गई है। मानो जो गर्म हवा है वो भी घरों के कोनों के अंदर वो छिप गई है। धूम नैनन बहे, अब धूम नैनन बहे इसका मतलब है कि शीत ऋतु के अंदर लोग सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए आग जलाते हैं, आग तेपते हैं। अब आग जलाते हैं तो आग से धुआं निकलती है और उस धुआं के कारण से आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो धूम नैनन भय कि जो धुआं है वो आंखों में भर जाती है, लेकिन लोग आगी पर गिरे रहे, यानी कि फिर भी लोग मानो उस आग पर गिरे पड़े रहते हैं, अर्थात आग के ऊपर यूं तापते रहते हैं। तो ऐसे क्या है कि लोग आगी पर गिरे रहे हैं। हियेसु लगाए रहे और नेक सुलगाई के, और उसे थोड़ा सा सुलगा करके जला करके और अपने हिये मतलब हृदय सु लगा करके रखते हैं, ठीक है। और मानो भीत जानी, और उससे अत्यधिक भयभीत होकर के महाशीत ते पसारी पानी, पानी का मतलब है हाथ, और मानो उस शीत ऋतु से अत्यधिक भयभीत होकर के और अपने हाथों को फैला करके उस अग्नि को अपनी छाती से लगाकर रखते हैं, थोड़ा सा सुलगाए रहते हैं। छतिया की छां राख्यो पावक छिपाए के, और अपनी छाती की छांव में उस पावक को मतलब अग्नि को, उस आग को छिपाकर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से यहां पर वर्णन किया गया है। अब जैसे यहां पर ये पंक्ति दिख रही है आपको, इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि यह क्वेश्चन क्या बनता है कि धूम नैनन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपने क्या बताना है कि कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि शीत ऋतु के अंदर लोग आग जलाकर हाथ तेपते हैं, अग्नि को तापते हैं। उस समय उस अग्नि से धुआं निकलती है, उस धुआं से आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सब लोग जो है उस अग्नि के चारों ओर बैठे रहते हैं और उस पर गिरे रहते हैं, मतलब उस पर तैपने के लिए हाथ फैलाकर बैठे रहते हैं। इसी चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। तो वापिस से अगर आपसे यह पूछा जाए कि कवि सेनापति ने शीत ऋतु का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में बताइए, तो आप इसको बड़े आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि शीत ऋतु की जो शक्तिशाली सेना है वो सबके ऊपर क्या करती है, चढ़ाई कर देती है, और उसकी शक्तिशाली सेना का प्रभाव इतना तेज होता है कि जो आग है वो भी उसके सामने कमजोर पड़ जाती है, और सूर्य की भीषण गर्मी जो है वो भी ठंडी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और उसके बर्फीली जो हवा चलती है शीत ऋतु में, वो मानो उस शक्तिशाली सेना के विषम तीर होते हैं, नोकदार तीर होते हैं जो सभी पर फेंके जा रहे होते हैं। और मानो गर्म हवा तो जो है घर के किसी कोने में भीतर जाकर छिप जाती है, और धूम नैनन बहे, और धुआं जो है आंखों में जाकर के आंसू निकालती है, और आग पर लोग गिरे रहे हैं, अर्थात आग पर हाथ तेपते रहते हैं। हियसु लगाए रहे, अपने छाती से लगाकर, नेक सुलगाए, उसे थोड़ा सा सुलगाकर जलाकर अपने हाथ छाती से लगाकर रखते हैं, अर्थात उस आग को बुझने नहीं देते हैं और उसमें तापते रहते हैं। और मानो शीत ऋतु के भय से, यानी कि शीत ऋतु की उस शक्तिशाली सेना के डर से महाशीत, उस महाशीत मतलब महाशक्तिशाली जो शीत ऋतु है उसके भयभीत को जानकर ते पसारी पानी में अपने हाथ फैलाकर उस अग्नि के पास में बैठे रहते हैं, ठीक है। छतिया की छां राख्यो पाउक छिपाए के, और अपनी छाती अपने हृदय की छां में, यानी कि उसको रख करके उस अग्नि को क्या करते हैं, बचाकर रखते हैं, छिपाकर रखते हैं। इस तरह से उन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है। और इसी कविता के साथ में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देख रखे तो एक बार क्रम से सब चीजें देखते हुए चलें। हमारी जो संस्कृत व्याकरण है वो भी चल रही है, आप लोग उसके कारक मैंने शुरू कर रखे हैं, वो भी आप लोग पढ़िए। अगर नहीं देख रखे तो आप लोग
प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 9th और 10th दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। व्याकरण है क्योंकि कॉमन है इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बच्चों सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन कौन से वीडियो अपलोड किए गए हैं। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।